देखिए वो ले जा रही हैं आपको। चलिए, अमित शाह जी की जो बैठक हुई है उसमें क्या लगता है आपको, कितना एकजुट कर पाएंगे? जो मन का एक मलाल है लोगों के अंदर, जो 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, लोगों के अंदर जो और सब अपने दोनों हाथ उठा करके अमित शाह जी की बात का जवाब दे रहे हों कि डिस्टिलरी से बनने वाला शराब बिना सरकार के लॉगबुक में आए वो सीधे जाकर के दुकानों में बिक जा रहा है। खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं बिक जा रहा है। धारा 370 पे, नक्सलिज्म पे, शराबबंदी पे, इस कि भूपेश बघेल जी ने जो वादा किए थे उन वादा को पूरा करें। हम भाजपा का क्या 1% कैडर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे के बाद यहाँ से जो भाजपा के नेता निकल रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आज जो अमित शाह जी की जो आप स्पीच सुने, भाषण सुने और जनता को जो उन्होंने कहा, उसके क्या मायने निकाल सकते हैं? ये बहुत महती सभा थी। इसको हम विराट सभा के रूप में भी बोल सकते हैं। और हम देख रहे थे, हम तो चूँकि मंच पे थे, अमित शाह जी एक एक शब्द बोलते थे और उसका जो जवाब आता था वो बहुत ऊर्जा देने वाला जवाब था। मतलब अगर 35-40 हज़ार की संख्या हो और सब अपने दोनों हाथ उठा करके अमित शाह जी की बात का जवाब दे रहे हों तो बहुत ही अतुलनीय था। उन्होंने धारा 370 पे बात की, नक्सलिज्म पे बात किया, छत्तीसगढ़ के लिए शराब के विषय में बात की। उन बातों का जो आप निष्कर्ष निकाल पाएँ या जो आत्माकलन कर पाएँ और कांग्रेस को इसी रूप में जवाब भी देना चाहें, तो आप या भाजपा के लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या नाम है, कांग्रेस का देश में तो अस्तित्व खत्म हो गया है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई आज से। अच्छा, और भी नेता हैं जिनसे बात कर लेते हैं। विजय शर्मा साहब हैं इस वक्त मेरे साथ में, जो युवा चेहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी से हैं। विजय भैया, आज जो परिदृश्य है, मैं बढ़िया हूँ, आप जो आज जो परिदृश्य देख पाए हैं, जैसे अमित शाह जी ने जो भाषण दिया, जिन जिन सब्जेक्ट्स को, हालांकि वो दिल्ली से भी या अन्य जगहों से भी जहाँ संबोधित करते हैं, मुख्य बड़े मुद्दों पर बात होती है, धारा 370 पे, नक्सलिज्म पे, शराबबंदी पे, इस तरह से जो बातें उन्होंने रखी, उसके क्या राजनीतिक मायने छत्तीसगढ़ के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके रूप में निकाल सकते हैं और क्या कह सकते हैं कांग्रेस को आप लोग? भैया, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है तो भारत की ताकत बढ़ी है। पाकिस्तान, म्यांमार में घुसकर भारत ने मारा है। यूक्रेन और रूस के लड़ाई में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भारत का झंडा लेकर आगे बढ़े हैं, बचाए हैं अपने आप को। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के दोनों सदन के लोग 18 बार उठ कर ताली बजाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस हैं, मोदी इज़ द बॉस, ऐसा उनको कहना होता है। आप क्या सोचते हैं, ये पूरा परिदृश्य आपको क्या दिखता है? भारत में, भारत का पूरी दुनिया में बढ़ता रसूख दिखता है। और छत्तीसगढ़ का मामला कहें या केंद्र के मामले कहें, सारे मामलों पर जब अमित शाह बात करते हैं तो वो आधिकारिकता होती है जिसकी आवश्यकता, जिसकी प्रतीक्षा लोगों को होती है। शराब जैसे विषय पर जो आज अमित शाह जी ने कहा, उस विषय को लेकर आप लोगों का क्या अभिमत है? पार्टी की जो स्टैंड बाई लाइन है या स्टेट से जो आप लोग संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, जनता को, वो क्या हो सकती है? साहब, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। हमको शिकायत है ईडी से कि आपने पूरी जांच नहीं की, ये घोटाला तो ज़्यादा का है। हमको शिकायत है ईडी से, आपने बहुत देरी की जांच करने में। हम ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि डिस्टिलरी से बनने वाला शराब बिना सरकार के लॉगबुक में आए वो सीधे जाकर के दुकानों में बिक जा रहा है? कौन नहीं जानता? ईडी ने कौन सी नई बात बता दी? और इस तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, ये सरकार जो है ना, संगठित रूप से अपराध कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस का पक्ष भी लेते हैं, जैसे हम बातचीत में जैसे उनके आयोजन प्रयोजन या उनकी बातों को लेते हैं, तो वो कहते हैं कि टारगेटेड हमला बीजेपी करवा रही है और अगर भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस में है और भाजपा के लोग नीट एंड क्लीन है, तो भाजपा का क्या 1% कैडर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए, जिसके खिलाफ भी ईडी या सीबीआई को जाना चाहिए? भैया, मध्य प्रदेश में ईडी के जांच हुए हैं, नहीं मालूम है क्या जनता को? ऐसा नहीं मालूम है? मुझे नहीं समझ में आती बात। यहाँ पर ईडी का भैया जो बहुत बड़ा मसला आ जाता है, आंखों में दिखता है बिल्कुल, वहाँ ईडी जा पाती है, हर जगह तो नहीं जा पाती। मेरा आपसे कहना यह है कि कांग्रेस की सरकार के लोग, उनको समझना चाहिए ईडी के पहले तो जो हो रहे हैं, मैं उसको आधिकारिक तौर पर स्वीकार है भाई। जो हो रहा है वो एक सरकारी प्रक्रिया है, जो हो रहा है उसके प्रमाण होते हैं जब ईडी के पास, तभी ईडी आकर काम करती। तो भाई किसका है, जो अपराधी है वो है, वो कहीं का हो।
उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे अभी आपके कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने अभी कांग्रेस में प्रवेश कर लिया, आदिवासी नेता हैं, और उससे एक भी डैमेज है। आप लोगों ने बहुत कुछ दिया उनको, मान सम्मान, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस में उनका विलय हो जाना, और इस तरह से भी कांग्रेस में अलग अलग ये सुनने को बाहर औपचारिकताएं या बातें चलती रहती हैं कि ये फला कैडर के आदमी है, ये फला कैडर के आदमी है, लेकिन जब मंच से बातें होती है तो कहते हैं कि सारे एकजुट हैं। तो आज ये अमित शाह जी की जो बैठक हुई है उसमें क्या लगता है आपको, कितना एकजुट कर पाएंगे? जो मन का एक मलाल है लोगों के अंदर जो बाहर नहीं निकलता, उसको कैसे? मैं बेसिकली आपको डिफरेंस कहूँ, कांग्रेस जो है वो नेताओं की पार्टी है और भाजपा जो है वो विचारधारा की पार्टी है। भाजपा से जितने लोग जुड़ते हैं वो विचारधारा से जुड़ते हैं। नेता छोड़कर भी चला जाएगा ना तो गाली पड़ेगी भाजपा में तुरंत। वो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाजपा में इसकी संगठन से ऊपर कोई हो गया। हाँ, कांग्रेस में है जो नेता आधारित पार्टी है, वहाँ नेता संगठन से भी ऊपर हुआ करते हैं। हमारे यहाँ वो प्रक्रिया नहीं है, और इसलिए यहाँ जो आपस में थोड़ा मोड़ा किसी का अनबन आपको समझ में भी आता है, वो सब अंत में एक हो जाते हैं और एक लय के साथ काम करते हैं। एक अंतिम सवाल, जैसे कि जो भाजपा के राज में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन उसके ऊपर जाँच नहीं होती, ये कहते हैं कांग्रेस के लोग। और जैसे भ्रष्टाचार की बात हो गई, और भी इस तरह से बातें उनकी द्वारा रखी जाती हैं। इस बात का जवाब अब तक सार्थक तौर पे नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं कि मतलब स्पष्ट नहीं आ पा रहा कुछ। चुनाव से पहले भूपेश बघेल जी कहा करते थे कि जो झीरम घाटी है उसका सबूत मेरे जेब में है, मैं निकाल कर दूंगा। 4.5 साल हो गए साहब चुनाव को, आखिरी समय है, 3 महीना बचा है सरकार का, क्यों नहीं निकाला उन्होंने जेब से? एनआईए तो किसी के जेब से भी निकाल सकती है, अगर कोई जेब से न देना चाहे। मैं ये कहना नहीं, वो दे देना, एनआईए को जांच के लिए दे, क्यों नहीं देते? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा की सरकार में घोटाले रहे, जांच क्यों नहीं करवाती हैं भाई? 4.5 साल बीत गए सरकार के, इसीलिए तो जनता ने आपको लाया ना कि कहीं कोई गलती होगी तो आप ठीक करोगे। एक भी अपराध अगर गढ़ पाई हो ये किसी के खिलाफ, ये सरकार तो बताए कोई मुझे। 4.5 सालों में इस सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस जो आरोप लगाया करती थी कुछ भी साबित नहीं कर पाई। तो मसला ये है भैया कि 100 गिना देते हैं हम, आप लोग कहते हैं एक नहीं, वो 100 गिनाते रहते हैं, अपने आयोजनों में गिनाते हैं। अरे उनकी सरकार है, जांच करवाएं, क्यों नहीं कर? मैं आपसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल की सरकार भाई, 2-4 दिन की नहीं है, क्यों नहीं जांच करवा लिया? मैं अगर आपको 2 महीने पहले 2 महीने होती सरकार बनने की और पूछता तो आप कहते हैं अभी सरकार बनी। 4.5 साल हो गए ना सरकार के, क्यों नहीं करा लिया भैया? किसी भी जो आप आरोप लगाते हैं उसकी जांच क्यों ना करवा लिया आपने? आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपकी जांच एजेंसियां हैं, सब कुछ आपका है। मैं महिलाओं से बातचीत करना चाहूँगा, जैसे महिला भाजपा से नेता हैं, और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या शराबबंदी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? आपका अभिमत या पार्टी की गाइडलाइन क्या कहती है? हाँ, या आप लोग सरकार में आएंगे तो बंद होना? जी बिल्कुल। भूपेश बघेल जी ने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें 36 प्रकार के वादे किए थे, और उसमें से एक वादा ये भी था कि हाथ में गंगा जल लेकर वो कसम खाए थे कि मैं जैसे ही सत्ता शासन में आऊँगा शराबबंदी करूँगा। लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है, आज डोर टू डोर, घर में जा जाकर घर पहुँच शराब भूपेश बघेल जी की सरकार पहुँचा रही है। तो निश्चित ही हमारी माताओं और बहनों को छलने का काम भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रथा की शुरुआत लेकिन 10 साल तो आप लोग भी चलाए हैं, उसको भी तो स्वीकार करना चाहिए कि शराब हमारे कार्यकाल में भी चली। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वादा का। वादा किए थे आपने, गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके उस चीज़ को बहुत बार याद दिलाएं। क्या आप लोग कोई ऐसी शपथ लेते हैं कि जिससे आप कह पाएँ कि आने वाली सरकार में हम खुलकर कहते हैं, आप महिला हैं और साफ तौर पर जितनी महिलाएं हैं, मैं नहीं समझता सभी यही चाहते होंगे कि शराब बंद होनी चाहिए। अगर सत्ता में आप आते हैं तो क्या बंद होगा? देखिए, मैं आपको वही बात बोल रही हूँ कि भूपेश बघेल जी ने जो वादा किए थे उन वादा को पूरा करें। हम पूरे छत्तीसगढ़ के महिला भूपेश बघेल जी से ये मांग करते हैं। आपका क्या अभिमत है? उसी महिला को देखते हुए, आज पार्टी को छोड़ दीजिए, महिला को देखते हुए, और पार्टी में जब बैठेंगे तब शराबबंदी होना चाहिए, हमारी यही मांग है। मतलब आप भाजपा के संगठन और आला कमान से भी यही कहेंगे कि जिस दिन सत्ता पे कुर्सी पे बैठे उस दिन शराबबंदी का ऐलान हो जाए? अब शराबबंदी का तो ऐलान हो ही रहा है। देखिए वो ले जा रही हैं आपको। चलिए, पार्टी के छोटे कार्यकर्ता और उनसे बातचीत, हालांकि खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन शराब सबकी एक बुराई है, शराब को बंद होना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं, और राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देवलाल ठाकुर जी भी है मेरे साथ में इस वक्त बातचीत के लिए। देवलाल भाई, शराबबंदी का ऐलान करेंगे क्या सरकार बनने के पहले आप लोगों की, अगर बनती है तो? पहली तो बात यह है कि अभी सरकार जो चल रही है उसको अपनी घोषणा को पूरी करनी चाहिए।
जब भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पत्र लाएगी, निश्चित ही जनता अगर शराबबंदी चाहती है तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगा। ये कांग्रेस के समान हम लोग झूठ झपाट करने वाले लोग नहीं हैं कि नशा मुक्ति का ढोंग रचे और एक और दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री 4.5 साल तक दारू भट्टी चलाते रही। अभी बंद की हो अपना दारू भट्टी को, पैसे के लालच में कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण होना चाहिए, ऐसे आरोप लगा रहे हैं आपको। आरोप नहीं, 4.5 साल तक देख लीजिए 755/1 खसरा नंबर में डौंडी लोहारा में शराब भट्टी चल रही थी 4.5 साल तक। वो तो अभी बंद हुआ 2 महीने। आप आएंगे तो बंद हो जाएगा कह रहे हैं? जरूर जरूर जरूर। जनता घोषणा पत्र में रहेगा मतलब जनता के हित में जो भी फैसले होंगे और जनता चाहती है कि यहाँ पे शराबबंदी हो तो अवश्य शराबबंदी होगा। आप लोग का मन बिल्कुल होगा, अवश्य। आज अमित शाह जी के दौरे को और जिस तरह से उन्होंने बड़े मसलों को, जैसे हमेशा अक्सर मंच से बात करते हैं, आज जो मंच से, इस मंच से उठाया उन्होंने, क्या लगता है उस मंच का और उस भाषण का कितना असर पड़ेगा आप लोगों की एकजुटता को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही कि देश में यहाँ प्रदेश में जो आदिवासियों का तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, जिनका 571 करोड़ रुपये इस राज्य की सरकार दबा कर बैठी है, लगभग तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 700 करोड़ रुपये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लूट कर एमजाम गाँव में संयंत्र लगा लिया। आदिवासियों के बच्चे के मुँह से निवाला छीन कर वो अपने क्षेत्र में काम करा रहा है। निश्चित ही आदिवासी समाज उनको करारा जवाब देगा। वो भी पनामा की बात करते हैं, पनामा पेपर लीक में। अगर पनामा की बात करते हैं तो आपको रोका किसने है? सरकार आपकी है। क्या आप चूड़ी पहन लिए 4.5 वर्षों में? आपको लगता है तो गिरफ्तार कीजिए। कौन रोका है आपको? ये देवलाल ठाकुर जी बुलंद आवाज़ में, अमित शाह जी गए हैं, अभी काफ़ी बुलंद है जाते समय भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यह आयोजन है इस तरह से, और काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी समाप्ति की ओर है। अमित शाह जी जा चुके हैं। मैं आपको एक आयोजन की स्थली की एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं जाने के बाद उनके, और साफ तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी आपको रुख दिखाया और अमित शाह जी का जो भाषण आपने अभी सुना, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके मन मस्तिष्क पे किस तरह का प्रभाव उनके भाषणों का पड़ा और उसका राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह का समायोजन होगा, वो ज़रा देखेंगे। देखने वाली बात है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का दुर्ग की धरती पर वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, कोटि कोटि नमन। शादी का स्वागत किया। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। वही इस और जगह, इस और पुलिस वाले वो दरवाजा खोलकर सबको ये गैलरी में आ जाने थे। इस और खिड़की खोलो, नीचे आ जाने दो। इस और रेलिंग में भारी है, खिड़की खोलो। खोल दो भैया, कहाँ खोल दीजिए? इस और आ जाने दीजिए। इस और जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ आ जाने दीजिए। चलिए बहुत धीरे 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 मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है? तीन नगरी की आवाज को ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत
उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से बाहर निकाला, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने देश भर के कई राज्यों के संगठन को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे यहाँ के प्रभारी श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, यहीं की नेत्री और सांसद बहन सरोज पांडे जी, श्री विजय बघेल जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री मोहन मंडावी जी, श्री प्रेम कुमार पांडे जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नहीं जाएगा यार, इतना पकड़े ने क्या हो गया? हाँ, अच्छा खासा रखा था। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मित्रों, आज यहाँ पर बोलने भी लोग नहीं बोलने दोगे, आज यहाँ पर मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में स्टील नगरी में आया हूं। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां से लोग यहाँ पर नहीं बसते। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ। ये प्रभु श्री राम का नैनीहाल है और प्रभु श्री राम के गमन का रास्ता भी यहाँ पर है। मैं सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। जब ये लोग शासन करते थे, आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और मनमोहन सरकार उफ नहीं करती। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को आदत लग गई थी। उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की, पुरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे सभी लोग बताओ कि कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से अंत तक बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी?
का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल, गरीब कल्याण के 9 साल, और मोदी जी के 9 साल, भारत उत्कर्ष के 9 साल। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, प्रभु श्री राम का मंदिर कश्मीर में, अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम सबका सौभाग्य जब लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 52 धरती में। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।